बच्चों, हम लोगों ने देखा कि रूस में 1905 में कैसे क्रांति हो गई थी। 1905 की क्रांति की असफलता हालांकि पूर्णतः सफल नहीं हुई थी। जिस उद्देश्य से क्रांति की शुरुआत की गई थी, पुनः 1917 में क्रांति हुई और वहाँ पर केरेंस्की की सरकार बनी। केरेंस्की वह समाजवादी विचारधारा का ही व्यक्ति था, परंतु उससे मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और लोग युद्ध से परेशान थे। केरेंस्की ने प्रथम विश्व युद्ध से रूस को अलग नहीं किया और फिर जो उसकी आर्थिक नीतियां थीं वह भी जनता को रास नहीं आई। परिणाम यह हुआ कि एक और क्रांति की संभावना बन रही थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार लेनिन, जो रूस का महानायक बना, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहा और अगर रूस की चर्चा की जाएगी तो लेनिन के बिना वह अधूरी है। उसने रूस के नवनिर्माण के लिए, रूस को एक दिशा देने के लिए अथक प्रयास किया। 1905 की क्रांति के समय लेनिन रूस में था और उसे रूस छोड़कर भागना पड़ा क्योंकि क्रांति असफल हो गई थी। 1905 में लेनिन स्विट्जरलैंड चला गया और वहीं पर वह निर्वासित जीवन बिता रहा था। लेनिन का पूरा नाम हम लोग व्लादिमीर इवानोविच लेनिन कहते हैं, V.I. लेनिन, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। सिर्फ लेनिन से भी ये मशहूर हैं। स्विट्जरलैंड में ये अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, परंतु रूस की हर गतिविधि पर इनकी पैनी नज़र थी। रूस के जितने भी राजनीतिक उथल पुथल हो रहे थे, जो वहाँ पर जन आकांक्षाएं बढ़ रही थी, सब पर लेनिन सूक्ष्म निगाह रखे हुए था। 1917 ईस्वी में लेनिन रूस आया और उन्नीस 1917 ईस्वी में नवंबर में, देखिए वहां पर दो तरह का, पहले भी आपको बताया जा चुका है कि दो तरह का कैलेंडर था, जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक कैलेंडर के अनुसार यह 7 नवंबर को क्रांति हुई थी और जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर को हुई थी। 13 दिन का अंतर रहता है यह ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार और यह जूलियन कैलेंडर के अनुसार। तो या तो इसे नवंबर क्रांति कहें, ऐसे अक्टूबर क्रांति के नाम से मशहूर है। लेनिन स्विट्जरलैंड से रूस पहुंचा और उसने ट्रोट्स्की, एक इसके विश्वास पात्र थे, ट्रोट्स्की की मदद से इसने केरेंस्की की सरकार गिराने का प्रयास किया। क्योंकि 1917 के फरवरी में जो क्रांति हुई थी उसमें लियोवोव की सरकार बनी, जो बुर्जुआ की सरकार थी, और लियोवोव को हटाकर पुनः केरेंस्की गद्दी पर बैठा। तो फिर फरवरी से अक्टूबर के बीच में ही केरेंस्की से लोग नाराज हो चुके थे। लेनिन ट्रोट्स्की की मदद से और सेना की मदद से तथा जनता की मदद से, यानी पूरी जनता और सेना, वह केरेंस्की से परेशान थी। क्योंकि जिस उद्देश्य से केरेंस्की को गद्दी पर बैठाया गया था, सत्ता में लाया गया था, उसने उसको पूरा नहीं किया। सेना चाहती थी कि प्रथम विश्व युद्ध से हम हट जाएं, क्योंकि उसमें उन्हें अथाह क्षति हो रही थी, लाभ कुछ नहीं था। जनता जो थी वो आर्थिक समानता खोज रही थी, वो जमीन पर अपना अधिकार खोज रही थी। जनता जो थी वह भूख से परेशान थी और केरेंस्की की जो आर्थिक नीति थी वह जनता के हित में नहीं थी। इसलिए जनता और सेना ने लेनिन का साथ दिया और ट्रोट्स्की की मदद से ये लोगों ने केरेंस्की
को सत्ता से हटाया और केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। अब रूस का भाग्य विधाता लेनिन था, व्लादिमीर इवानोविच लेनिन। इसने रूस के पुनर्निर्माण की कल्पना की और इसने रूस को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। जो साम्यवादी सोच थी, जो विचारधारा थी, उस दिशा के अनुसार इसने रूस में एक नई अर्थव्यवस्था, नई सामाजिक व्यवस्था, नई विदेश नीति, सब कुछ यह अपने अनुसार लाना चाहता था। क्योंकि लेनिन, हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से पूर्णतः प्रभावित था। यह जार का प्रबल विरोधी था, क्योंकि इसके बड़े भाई की हत्या, जार अलेक्जेंडर की हत्या के आरोप में उस समय निहिलिस्ट आंदोलन चला था और इसके बड़े भाई को चूंकि निहिलिस्ट आंदोलनकारी मानकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए जार का सख्त विरोधी था। और 1917 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद इसने सबसे पहला काम किया कि जो जन आकांक्षा थी, जो जनता चाह रही थी, जो जनता इस उम्मीद कर रही थी, उसको इसने पूरा किया। अब हम देखेंगे कि आखिर जनता क्या चाह रही थी, सेना क्या चाह रही थी, वहां का मजदूर वर्ग क्या चाह रहा था, वहां का किसान इस लेनिन से क्या अपेक्षा किया था जो केरेंस्की से नहीं मिला, वहां के जो सर्वहारा वर्ग थे उनकी क्या अपेक्षाएं थी नई सरकार से। क्योंकि क्रांति तो हो चुकी थी, जार को सत्ता से हटा दिया गया था, लिवोव की सरकार बन गई थी, तत्पश्चात केरेंस्की की सरकार बन गई थी, तो जारशाही तो थी नहीं। फिर क्या कारण था कि नवंबर में पुनः एक क्रांति हुई 1917 में और लेनिन को गद्दी पर बैठना पड़ा? लेनिन ने सत्ता प्राप्त करते ही कुछ आंतरिक कार्य किए और कुछ विदेशी नीति जो थी उस संदर्भ में कुछ कार्य किए। अब इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 1917 ईस्वी में सत्ता प्राप्त करने के पश्चात लेनिन ने ट्रोट्स्की को अपना विदेश युद्ध मंत्री और विदेश मंत्री बनाया, क्योंकि उसे ट्रोट्स्की की शक्ति पर, ट्रोट्स्की की इच्छा शक्ति पर पूर्ण भरोसा था और वह उसका विश्वास पात्र था। अब लेनिन के समक्ष रूस के पुनर्निर्माण की योजना थी और इसके लिए उसने दो प्रकार की नीतियां चलाई, एक गृह नीति, एक विदेश नीति। अब हम लोग देखेंगे कि लेनिन का गृह नीति क्या था। सबसे पहले इसने जो जनता की अपेक्षा थी, युद्ध की समाप्ति की। जिस समय की बात मैं कर रहा हूं 1917 की, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। आप जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था और यह 17 की मैं बात बता रहा हूं, नवंबर 17 की। उस समय रूस को अपार क्षति हो चुकी थी और लाभ कुछ नहीं। वहां के सैनिक लाखों की संख्या में मारे जा चुके थे। जो मजदूर और किसान थे उन्हें भी सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो जाना पड़ा था। परिणाम यह था कि कारखाने ठप थे, खेती नहीं हो रही थी, कृषि का पैदावार पूरी तरह बंद था, अवरुद्ध हो गया था, महंगाई बढ़ रही थी, मुद्रास्फीति का वही हाल था। तात्पर्य यह था कि इस युद्ध से रूस को कोई लाभ नहीं था, सिर्फ यूरोपीय देशों को, अन्य देशों को सहायता देने के लिए रूस युद्ध में भाग ले रहा था। लोगों की अपेक्षा थी कि केरेंस्की की सरकार, जो फरवरी में 1917 में क्रांति के पश्चात बनी थी, केरेंस्की युद्ध से अपना पांव खींच लेगा। केरेंस्की ने युद्ध समाप्त नहीं किया। लेनिन की यह सोच थी कि रूस की जनता सबसे अधिक अगर रुष्ट है तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस के भागीदारी से। तो उसने सबसे पहले 1919 की संधि की, 1918 में, और इस संधि के द्वारा इसने रूस को युद्ध से अलग कर लिया। हालांकि इस संधि से रूस को काफी मात्रा में अपनी भूमि गंवानी पड़ी, लेकिन रूस किसी कीमत पर लेनिन
इस युद्ध से अपना पांव खींचना चाहता था, क्योंकि यह भी इस युद्ध में रूस की भागीदारी को बेकार और फालतू समझता था, और जनता की अपेक्षा थी कि जो भी गद्दी पर बैठेगा उस प्रथम विश्व युद्ध से उसे मुक्ति दिलाएगा। लेनिन का सबसे बड़ा काम यह हुआ। उसके बाद इसने जो प्रतिक्रांतिकारी थे उनका दमन करना शुरू किया। वे लोग जो रूस की गद्दी पर लेनिन के बैठने से प्रभावित हो रहे थे, जिसमें कि कुलीन वर्ग थे, सामंत थे, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग थे, चर्च था, जिनकी जमीन वगैरह लेनिन ने छीन लिया, संपत्ति को छीन लिया था, या और जो भी लोग थे, जो भी संपत्ति थी उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया था। इन लोगों ने लेनिन का विरोध करना शुरू किया अपने अपने स्तर से। अब इनको हैंडल करना, इनका मुकाबला करना लेनिन के लिए एक चुनौती थी। और लेनिन के साथ सौभाग्य से उस समय ट्रोट्स्की था, जो युद्ध मंत्री था। इस प्रतिक्रांतिकारियों को शांत करने के लिए, इनका दमन करने के लिए इसने एक पुलिस दस्ता बनाया लेनिन ने, जिसे चेका कहा जाता है। इस चेका ने निर्दयता पूर्वक जो भी लेनिन के विचारों का, लेनिन के सुधारों का विरोध किया, उसका दमन करना शुरू किया, उनकी हत्या करनी शुरू की, उन्हें दंडित करना शुरू किया, बिना किसी दया का, बिना किसी सहिष्णुता का। उन प्रतिक्रांतिकारियों का दमन शुरू हुआ। उसे रेड टेरर कहा गया, लाल आतंक। लेकिन फिर भी लेनिन रुका नहीं। वह जानता था कि अगर इस समय इस प्रतिक्रांतिकारी जो भी उसके विरोधी हैं, अगर वे सफल हो गए तो वह रूस का पुनर्निर्माण नहीं कर सकता है, और उसका भी वही हश्र होगा जो कि केरेंस्की का हुआ है। इसने पूरी तरह ब्लड एंड आयरन, जो बिस्मार्क की नीति थी, पूरी तरह हथियार से, पूरी तरह ताकत से इस चेका के बल पर इसने उन लोगों को दबाया और शांत किया। यहाँ पर चूंकि समाजवादी विचारधारा आ रही थी, मार्क्स का सिद्धांत पर सरकार बन रही थी या बन चुकी थी ऐसा कहें, चूंकि विश्व में पहला देश रूस था जहाँ की समाजवादी सरकार की स्थापना हुई थी। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, ये जो देश थे, ये लोग अब रूस का विरोध कर रहे थे। इन्हें रूस की उस समाजवादी नीति पसंद नहीं थी। ये लोग रूस के वे विरोधी तत्व जो कि लेनिन का विरोध करना चाह रहे थे या कर रहे थे, उसका इन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। ट्रोट्स्की ने एक लाल सेना बनाई, रेड आर्मी, और लाल सेना की मदद से इन सभी देशों को पराजित किया। कोई भी देश जो इसके विरोधी थे, वे अपने लोगों को, अपनी सेना को या अपने स्वयंसेवक को रूस में नहीं भेज सके, क्योंकि ट्रोट्स्की की सख्त नीति ऐसी थी कि उसकी लाल सेना इतनी मजबूत थी कि उसने उन लोगों को अपने सीमा से बाहर खदेड़ दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेनिन जो था वह जनता को शांत किया, युद्ध से अपना पैर खींचकर, और प्रतिक्रांतिकारियों का दमन किया। अब लेनिन का जो कार्य था वो आर्थिक क्षेत्र में था, क्योंकि वहां तक आर्थिक सुधार इसने कुछ किए। वो अभी तक वहां जारशाही के नेतृत्व में जो भी संपत्ति थी वह या तो कुलकों की थी, कुलक वे लोग थे जिन्हें कि पैसे से ज़मीन खरीद कर वो संपन्न हो गए थे, जमींदार उनको कह सकते हैं, या फिर चर्च की थी, या फिर विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की थी, कुलीन की थी। इन्हीं लोगों के हाथ में संपत्ति थी। लेनिन ने सबसे पहला कार्य किया कि उन लोगों से उस संपत्ति को छीन लिया, सभी संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया, यानी जितनी भी संपत्ति है वह राष्ट्रीय संपत्ति है।
उसने फैक्ट्रियों में जहां के मजदूर काम करते थे उसका मालिकाना हक उस फैक्ट्री के मालिक से छीनकर उसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब जो संपत्ति आई, जो लेनिन के पास आई, इसको इसने किसानों के बीच बांट दिया और बांटने के बाद उन्हें उस पर कृषि करने का अधिकार दिया कि आप उसे खेती कर सकते हैं, लेकिन उनसे एक निश्चित मात्रा में अनाज लेने के लिए कहा गया। परिणाम यह हुआ कि जो किसान खेती कर रहे थे वे अनाज देने, चूंकि सरकार जो अनाज थी वो काफ़ी मात्रा में ले रही थी, लेनिन काफ़ी मात्रा में ले रहा था क्योंकि वहाँ पर अनाज की किल्लत थी, वे लोग सरकार को अनाज देना नहीं चाह रहे थे। उन्हें था कि आप एक उत्पादन का निश्चित मात्रा में अनाज कर लीजिए। परिणाम यह हुआ कि वे लोग अपना अनाज जलाना शुरू कर दिए कि देंगे ही नहीं, हम जलाकर बर्बाद कर देंगे। यानी जनता अभी लेनिन के इस सुधार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो रही थी। परिणाम यह हुआ कि अनाज की किल्लत होने लगी और इसी के कारण से लेनिन को एक नई आर्थिक नीति लागू करनी पड़ी, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। नई आर्थिक नीति। इस आर्थिक सुधार के बाद लेनिन ने कुछ सामाजिक सुधार भी किए। रूस का रूसीकरण जो सिद्धांत था उसको उसने छोड़ा। इसने रूस में सभी को, चूंकि यह साम्राज्यवादी नीति के खिलाफ था, लेनिन नहीं चाहता था कि एक देश दूसरे देश पर कब्जा करे। वे जो भी देश साम्राज्यवादी नीति का पक्षधर थे उसका लेनिन ने विरोध किया। इसने अपने यहाँ के सभी लोगों को, जो भी जाति के लोग थे, उनको स्वतंत्रता दी। परिणाम यह हुआ कि स्वतंत्र राज्य बने रूस में और वहाँ पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव समाप्त किया गया, सभी को एक जैसा माना गया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ की जनता लेनिन के इस सामाजिक सुधार से प्रसन्न हुई, उन्हें ठीक लगा, क्योंकि अभी तक उन्हें इस तरह की बात, चूंकि वहाँ रूसीकरण था, वहाँ जो रूस के लोग नहीं थे उन्हें विशेष किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिलती थी और उन्हें रूस में तंग किया जाता था। इस प्रकार लेनिन का कुछ सामाजिक सुधार भी हुआ। उसके बाद इसने कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए। हम जानते हैं कि लेनिन जब 1917 में रूस आया स्विट्जरलैंड से, तो वह पहले सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का सदस्य बना था और उसके बाद उसने बोल्शेविक पार्टी ज्वाइन किया था और धीरे धीरे वो बोल्शेविक पार्टी का सर्वे सर्वा बन गया। अब बाद में इसी बोल्शेविक पार्टी को इसने रूस में सत्ता प्राप्त करके उसी के दिशा में काम किया और एक साम्यवादी सरकार की स्थापना की। यह लेनिन की उपलब्धि रही है। प्रशासनिक सुधार में इसने वहाँ पर सभी लोगों को, वहाँ जितने भी रूस में हैं, जो लोग साम्यवादी विचारधारा के थे, सिर्फ उन्हें ही प्रशासन में उसने रहने दिया। बाकी लोगों को, जो इसके विरोधी थे, उनको सत्ता से हटा दिया। चाहे वो सेना हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो पुलिस हो, यहाँ तक कि स्कूल और कॉलेज, उसमें भी साम्यवादी शिक्षा की ही व्यवस्था की गई। जितने भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज थे सबको बंद कर दिया गया और सिर्फ सरकारी विद्यालय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जहाँ पर सिर्फ साम्यवादी विचारधारा की बात हो, पढ़ाया जाए। वे सभी लोग जो लेनिन के विरोधी थे, साम्यवाद के विरोधी थे, मार्क्स के सिद्धांत के विरोधी थे, उन्हें पद से हटा दिया गया। इस प्रकार जो एक प्रशासनिक ढांचा बना वो पूरी तरह साम्यवादी था, उसी सोच से था और लेनिन को प्रशासन करने में सुविधा हुई, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सभी एक ही विचारधारा के लोग कार्य कर रहे थे। लेनिन ने 1918 में रूस के लिए एक नया संविधान बनाया। इस संविधान के अनुसार जितने भी लोग काम करने वाले थे, श्रम के आधार पर इसने नागरिकता तय की। इसने
कुलीनों को, पादरियों को और जो धनी मानी लोग थे उनको नागरिकता से वंचित कर दिया, और मेहनत के बल पर जो काम करते थे उन्हें नागरिकता दी। इसने जो पुरानी जितनी भी उपाधियां थी, पदवियां थी, सबको समाप्त किया और एक देश के लिए एक नया झंडा बनाया, जिस पर कि हसियार फरसा था और फिर बाली था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा बना। इसके बाद इसने 18 वर्ष से जितने ऊपर के लोग थे उनको मत देने का अधिकार दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसने लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, अपने सरकार चुनने का अधिकार दिया। सोवियतों का गठन किया गया और ये सोवियत जो थे वे अखिल सोवियत देश स्तर पर एक सोवियत का गठन करते थे, वहां से चुनकर आते थे, और ये लोग एक केंद्रीय समिति का चयन करते थे। ये केंद्रीय सोवियत हुआ और इस केंद्रीय समिति से जो व्यक्ति हेड होता था उसे पीपुल्स कमिसार कहा जाता था। और यही पीपुल्स कमिसार जो था वह सरकार चलाता था और लेनिन मुख्य कमिसार था। उन लोगों का सर्वे सर्वा जो था वह लेनिन था। यह इस प्रकार सोवियत के द्वारा चुनाव होते होते वह व्यक्ति सत्ता में पहुंचता था। इस प्रकार की एक व्यवस्था वहां संविधान में की गई। यानी लेनिन रूस के पुनर्निर्माण की ओर अग्रसर था। वह चाहता था, क्योंकि उसकी सोच थी कि जब तक कि हम पुरातन व्यवस्था, जो पहले की व्यवस्था थी, उस पुरातन व्यवस्था को समाप्त न कर दें और नई सोच जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत पर जो आधारित था उसके दिशा में वह रूस को ले जाना चाहता था। इसके लिए उसने अथक प्रयास किया। अब उसने ये सब जो है गृह कार्य हुए, यानी गृह नीति जो कि वो रूस में चलाया। इसी में उसने नई आर्थिक नीति, जो भी हम लोगों ने चर्चा की, कि लेनिन ने चर्च से, कुलीनों से, कुलगों से भूमि प्राप्त करके किसानों को बांट दिया था और उनसे कर के रूप में अनाज की वसूली किया करता था। परिणाम यह हुआ कि किसान अपना फसल जलाने लगे, लेकिन लेनिन को देने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण था कि उसे एक नई आर्थिक नीति लानी पड़ी। इस आर्थिक नीति के जो मुख्य बातें यह थी कि उसने अब जमीन का मालिकाना हक, हालांकि व्यवहारिक तौर पर वह जमीन सरकार की थी, क्योंकि जितनी भी संपत्ति थी वह सरकारी हो चुकी थी, राष्ट्रीयकरण हो गया था। हम जानते हैं कि अप्रैल थीसिस जो था लेनिन का, जो अप्रैल में उसने लागू किया था, वह 3 बातों पर आधारित था। पहला था युद्ध की समाप्ति, दूसरा था बैंक एवं सार्वजनिक संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा था भूमि का वितरण। इसी 3 को हम लोग अप्रैल थीसिस के नाम से जानते हैं। तो इस अप्रैल थीसिस के आधार पर उसकी नीतियां चल रही थी और इसी क्रम में उसने धनी मानी लोगों से, कुलीनों से चर्च की संपत्ति जब्त करके यह किसानों में बांटा था। लेकिन किसान जमीन पर मालिकाना हक खोज रहे थे। व्यवहार में तो यह जमीन सरकार की थी प्रैक्टिकली, लेकिन वास्तविक मालिक भले ही सरकार थी, लेकिन किसानों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया। यह साम्यवादी सिद्धांत के खिलाफ था, क्योंकि वह संपत्ति का अधिकार साम्यवाद में नहीं है।
लेकिन लेनिन को थोड़ा झुकना पड़ा। वह जानता था कि 3 कदम आगे जाकर 1 कदम पीछे हटने से भी 2 कदम आगे व्यक्ति रहेगा। उसे लगा कि अगर यहाँ पर हम अगर जमीन का मालिकाना हक किसानों को नहीं देंगे तो वे अनाज को जलाना शुरू कर रहे हैं, देश में अकाल पड़ जाएगा और किसान का सहयोग हमें प्राप्त नहीं होगा, वे विरोधी हो जाएंगे। और इसी विरोध, किसान विरोध और मजदूर विरोध और मध्यम वर्ग के विरोध के चलते केरेंस्की की सरकार गिर चुकी थी। तो इसलिए लेनिन ने कुछ समझौता किया और उन्हें जमीन का मालिकत्व दिया। अब किसान प्रसन्न थे, उन्हें लगा कि यह जमीन उनकी है और उस जमीन पे वो फसल उपजाएंगे और एक निश्चित मात्रा का कर तय कर दिया गया कि आपको उपज का 5%, 10% जो भी होगा वह सरकार को कर के रूप में देना है। दूसरी विशेषता यह थी कि जहां पर 20 कामगार थे, मजदूर थे, श्रमिक थे, 20 से कम, वह उस फैक्ट्री के उद्योग के मालिक को संचालित करने का अधिकार दिया गया। मैंने उस पर सरकार का कोई हक नहीं रहा। 20 से ऊपर का अगर उद्योग है तो वह सरकारी हो जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे जो उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनको काफ़ी लाभ हुआ और वे लोग बढ़ चढ़ कर इस अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने लगे। इसने बीमा एजेंसी की स्थापना कराई, इसने बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना कराई, इसने जो विदेशी पूंजी थी, जो विदेश के लोग आकर, चूंकि रूस एक अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ा हुआ देश था, तो वहाँ विदेशी कंपनियां आकर वहाँ अपना उद्योग लगाती थी। सीमित मात्रा में इसने विदेशी पूंजी को अलाउ किया, सीमित मात्रा में, अधिक मात्रा में नहीं कि आप इसको अलाउ कर सकते हैं। फिर इसने ट्रेड यूनियन में यह व्यवस्था की कि कोई जरूरी नहीं है कि हर मजदूर किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य ही रहे। ये जितनी भी नीतियां थी, यह समझौतावादी नीतियां थी। इसीलिए नई आर्थिक नीति जो थी वह लेनिन की दूरदर्शिता का परिणाम था, कमाल था, क्योंकि नई आर्थिक नीति लागू करके लेनिन ने थोड़ा समझौता तो जरूर किया, लेकिन रूस की स्थिति को मजबूत बना के रखा। और वह 7 साल तक रहा। 1917 से लेकर 1924 ईस्वी तक, जनवरी में उसकी मृत्यु हुई थी। इस 7 साल में इसने रूस का कायाकल्प कर दिया था। हालांकि इसकी मृत्यु हो गई, अगर ये जिंदा रहता तो रूस की कुछ और स्थिति रहती। तो इस तरह हम देखते हैं कि लेनिन ने रूस में एक नई आर्थिक नीति लागू करके जन आंदोलन को, जन असंतोष को शांत करने का प्रयास किया। अब इसका ध्यान विदेशों तरफ गया कि उसकी विदेश नीति कैसी हो। सबसे पहले इसने जो जार के द्वारा अन्य देशों के साथ गुप्त संधियां की गई थी, उन गुप्त संधियों को समाप्त किया। लेनिन का मानना था कि जो भी गुप्त संधियां की गई हैं वह जारशाही को बरकरार रखने के लिए की गई थी। जार ने अपना अस्तित्व बनाने के लिए और अस्तित्व बचाने के लिए अन्य देशों के साथ गुप्त संधियां की थी कि हम आपको यह मदद करेंगे, आप मुसीबत में हमें मदद कीजिएगा। लेनिन ने एक झटके में सभी नई ये गुप्त संधियां थी, इसको समाप्त कर दिया गया। इसकी दूसरी विदेश नीति थी कि यह साम्राज्यवादी नीति का विरोधी था। वे देश जो दूसरे देश पर कब्जा करना चाहते थे और अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, लेनिन ने इसका विरोध किया और उन देशों को जो साम्राज्यवादी राज्यों के अधीन थे उनको मुक्त कराने के लिए इसने मदद करने की पेशकश की। यह बहुत बड़ी बात थी उस समय, क्योंकि उस समय जितने भी देश थे जो मजबूत देश थे, चाहे तो अमेरिका हो या इंग्लैंड हो या फ्रांस हो, इटली हो या जर्मनी हो, सब साम्राज्यवादी नीति के पक्षधर थे और लेनिन अकेला साम्राज्यवादी विरोधी नीति लेकर चल रहा था।
इसने राष्ट्रीयता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। लेनिन का मानना था कि रूस में जितने लोग रहते हैं वे रूस के नागरिक हैं। यहाँ रूसीकरण की कोई नीति नहीं थी। इसलिए लेनिन ने रूस में रहने वाले जितने भी पोल, चेक, फिन जितने जाति के लोग थे सबको रूस का नागरिक माना और उन्हें अपनी राष्ट्रीयता देने का प्रयास किया। उन्नीस 1918 ईस्वी में इसने थर्ड इंटरनेशनल की बैठक की और उसमें इसने कॉमिंटर्न की स्थापना की। 1919 ईस्वी में कॉमिंटर्न कहते हैं साम्यवादी विचारधारा के मानने वाले देश, और इसने कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, एंगल्स के सिद्धांत को मानने वाले एक देशों का एक संगठन बनाया, कॉमिंटर्न की स्थापना की, ताकि जो उसकी नीतियां हैं उसके समर्थक अन्य देश भी हों। इस प्रकार लेनिन जो था वह रूस को एक नई दिशा देना चाहता था और उसमें वह सफल भी हुआ। तो लेनिन ने सत्ता प्राप्त करते ही जो रूस के पुनर्निर्माण की कल्पना की थी उसे वह पूरा करने में कुछ हद तक सफल रहा। 1924 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई 7 साल के अंदर, और उसके बाद रूस की सत्ता पर स्टालिन बैठा। अब हम देखेंगे कि इस क्रांति का क्या महत्व था, इसका क्या परिणाम हुआ। धन्यवाद। अब मैं आप लोगों को 1917 की रूस की क्रांति का क्या महत्व था और उसका क्या परिणाम हुआ इसके बारे में बताऊंगा। रूस की क्रांति का महत्व एवं परिणाम। इसका जो पहला महत्व था वह था कि स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हो गया। रूस में काफ़ी वर्षों से जारशाही थी। वहाँ के जो शासक थे उन्हें जार कहते थे और ये स्वेच्छाचारी थे। रूस में जो क्रांति हुई 1905 की क्रांति, तो जारशाही समाप्त नहीं हुआ था। 1917 की क्रांति के बाद वहाँ पर साम्यवादी सरकार बनी और लेनिन के नेतृत्व में जो नवंबर 17 में क्रांति हुई और जो गद्दी पर बैठा लेनिन, तो उसके बाद जारशाही पूरी तरह समाप्त हो गया। अब वहाँ पर साम्यवादी सरकार थी, वहाँ पर कोई स्वेच्छाचारिता नहीं था। अब सर्वहारा वर्ग की सरकार थी, यानी मजदूरों की, किसानों की, मध्यम वर्ग की सरकार बनी। फ्रांस की क्रांति और रूस की क्रांति में मौलिक अंतर यही है कि फ्रांस की क्रांति एक राजनीतिक क्रांति थी। वहाँ पर बुर्बो वंश के शासन को, जो स्वेच्छाचारी शासक थे, उनको हटाकर सत्ता जो थी वह मध्यम वर्ग के हाथ में आई, बुर्जुआ वर्ग के हाथ में आई। लेकिन रूस की जो क्रांति थी, यहाँ पर सत्ता सर्वहारा वर्ग के हाथ में आई, गरीबों के हाथ में आई। मध्यम वर्ग का इसमें कहीं बहुत ज़्यादा स्थान नहीं था। अर्थात यह राजनीतिक और सामाजिक दोनों क्रांति थी। इसका सबसे बड़ा फर्क यह था और जारशाही की समाप्ति हो गई। दूसरा हुआ कि सर्वहारा वर्ग जो थे उनका अधिनायकत्व आया। जो मजदूर थे, जो किसान थे, जो गरीब थे, उनकी भागीदारी सत्ता में हुई। वे सोवियत के मदद से चयन करते थे, भाग लेते थे और उनकी सरकार बनी। उन्हें लगा कि अब पूंजीपति
अमीर, कुलीन, चर्च, ये लोग जो इस पर सदैव अत्याचार किया करते थे, इनका सफाया हो गया। जितनी भी संपत्ति थी उसको राष्ट्रीय घोषित किया गया। और लेनिन ने यहाँ तक कह दिया किसानों को कि आप कुलकों से ज़मीन छीन लीजिए, यह ज़मीन अब उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। जितनी भी संपत्ति थी रूस की वह सरकारी संपत्ति हो गई, इस पर सबका हक है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। पूंजीवाद के सख्त विरोधी था साम्यवाद, इसलिए सभी सर्वहारा वर्ग आगे आया और उसका शासन हुआ। नई इसका महत्व आया कि नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में किसी भी पूंजीपति का, किसी भी चर्च का, कोई भी धनी मानी लोगों का कोई स्थान नहीं था। अब जो व्यवस्था आई वह साम्यवाद को मानने वाले लोगों की व्यवस्था थी। प्रशासन में उन्हीं लोगों को रखा गया जो साम्यवादी विचारधारा के थे, जो संपत्ति का संग्रहण एक हाथ में हो इसके खिलाफ थे। नेली ने सभी जितनी भी संपत्तियां थी, चाहे उद्योग हो या कल कारखाने हो या सरकारी ज़मीन हो, ये ज़मीन हो, सबको इसने सरकारी घोषित कर दिया था, सब सरकार की संपत्ति हो गई थी। इस प्रकार एक नई व्यवस्था बनी जो जनता, गरीब जनता के लिए सर्वहारा वर्ग की सत्ता थी और उनके हित का कार्य कर रही थी। इसका जो अगला पॉइंट है वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना। धर्मनिरपेक्षता। लेनिन ने अपने यहाँ रहने वाले, रूस में रहने वाले जितने लोग थे उनको अपना अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी दे दी। अब यह बंधन नहीं रहा कि उन्हें चर्च की ही बात सुननी होगी। वे जिस धर्म को मानने वाले हैं उस धर्म की वो मान सकते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो या कैथोलिक हो या प्रोटेस्टेंट हो, जो भी हो, उन्हें अपने धर्म के मानने की पूरी आज़ादी दी गई और रूस एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया। लेनिन ने रूसीकरण का, जो रूसीकरण नीति थी उसका त्याग किया। जितने भी लोग थे रूस में, अब उन्हें पूरी आज़ादी दी गई। रूस के अधीन, जार के अधीन जितने भी प्रांत थे जो उसके अधीन थे, उन्हें एक साथ सोवियत यूनियन के अधीन लाया गया। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एक जगह एकत्रित किया गया और उन्हें अपने अनुसार शासन करने की आज़ादी दी गई। अब रूस की जो नीति थी, रूसीकरण जो जार चलाया करता था, उसको समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार लेनिन ने जो क्रांति की थी उसका जो महत्व था वह रूस पर व्यापक पड़ा और रूस की जनता काफ़ी प्रसन्न थी। इसके देखा देखी विश्व के अन्य देशों में भी इसका असर पड़ा। अब हम देखेंगे कि विश्व पर इस क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा, उसका क्या परिणाम हुआ विश्व के अन्य देशों पर। रूस के अगल बगल के जो देश थे, जो सटे हुए देश थे, सबसे अधिक प्रभाव सबसे पहले उन्हीं पर पड़ा। वहाँ पर जो पूंजीवाद के समर्थक देश थे, वहाँ भी आर्थिक सुधार का प्रयास किया गया। यानी जो पूंजीवादी देश थे वहाँ आर्थिक सुधार किया गया। वहाँ के भी मजदूरों को, वहाँ के जो किसान थे, उनको आर्थिक उन्नति का नियम कानून बनाना पड़ा, क्योंकि रूस में ऐसी बात हो गई थी। रूस में अब जो फैक्ट्री था वो मजदूरों के हाथ में दे दिया गया, उनका प्रबंधन मजदूरों के हाथ में दे दिया गया। पूंजीपति अब उसके मालिक नहीं रहे, उद्योगपति उसके मालिक नहीं रहे, क्योंकि उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। अब मजदूर ही वह फैक्ट्री को चलाते थे और फिर जो भी लाभ होता था वह मजदूरों में बंटता था। इस प्रकार मजदूरों की स्थिति अच्छी होने लगी। उसको देखकर जो पूंजीवादी देश थे वहाँ भी मजदूर और किसान की आर्थिक स्थिति सुधारने का
प्रयास किया गया। दूसरा असर विदेशों में यह पड़ा कि सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई। जो गरीब किसान थे, जो मजदूर थे, जिन्हें हे दृष्टि से देखा जाता था, अब उन्हें एक देश का एक सफल नागरिक माना गया। उन्हें माना गया कि देश की उद्योग में, देश की आर्थिक स्थिति में, देश के कृषि में उन्हीं के चलते प्रगति होती है, उत्थान होता है। अगर देश आगे बढ़ता है तो उसमें बहुत बड़ा रोल किसान और मजदूर का होता है। उनके सम्मान में वृद्धि हुई। जिस प्रकार रूस में किसानों को, मजदूरों को एक उचित स्थान दिया गया, एक सम्मानित स्थान दिया गया और उन्हें देश के विकास का एक अंग माना गया, विदेशों में भी, पूंजीपति देशों में भी इस तरह की बातें होने लगी। और इसी का परिणाम था कि यूनाइटेड नेशन में इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। मजदूरों का एक संघ बनाया गया, क्योंकि अब मजदूर साम्यवाद से प्रभावित हो चुके थे। कार्ल मार्क्स का सिद्धांत अन्य देशों में फैल रहा था। लोग उसके गुण और दोष को जानने सुनने लगे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि पूंजीवाद से क्या हानि है और साम्यवाद से क्या फायदा है, समाजवाद क्या है, वे समझ चुके थे। परिणाम यह हुआ कि विदेशों के अन्य देशों में भी साम्यवादी सरकारें बनी। साम्यवादी सरकार की स्थापना अन्य देशों में भी होने लगी। आज नॉर्थ कोरिया हो, चाइना हो, ये सब जो है साम्यवादी सरकार वहाँ पर चल रहा है। तो इसका असर पड़ा। रूस की क्रांति का ही यह परिणाम था कि जहाँ पूंजीवाद गहरे तक पैर जमा चुका था, वहाँ पूंजीवाद हटा और वहाँ पर साम्यवादी सरकार बनी। इसका अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। अंतर्राष्ट्रवाद जो था को बढ़ावा मिला। अब कोई देश सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहा, उसका विचार दूसरे देशों में गया और वहाँ भी वह आगे बढ़ा। इन सभी बातों से यह हम स्पष्ट है कि रूस की क्रांति सिर्फ रूस पर ही प्रभावित उसने नहीं किया। रूस की क्रांति का असर विदेशों में भी हुआ। वहाँ पर साम्राज्यवादी नीति पर असर पड़ा। रूस जो लेनिन के नेतृत्व में जहाँ पर शासन चल रहा था, वह साम्राज्यवादी नीति का घोर विरोधी था। वह उन सभी देशों को मदद करना चाहता था जो साम्राज्यवादी नीति का विरोध कर रहे थे। जहाँ पर बड़े बड़े देश अपना उपनिवेश स्थापित किए थे, साम्राज्य स्थापित किए थे, वहाँ से उनको हटाने के लिए रूस मदद करने के लिए तैयार था। तो इसलिए साम्राज्यवाद के पतन की जो प्रक्रिया थी वह तेज हो गई। अब परिणाम यह हुआ कि नया शक्ति संतुलन बना विश्व में। एक तरफ अमेरिका था और दूसरे तरफ रूस था। अमेरिका जो था वह पूंजीवाद का समर्थक था और रूस, यूएसएसआर साम्यवाद का समर्थक था। तो वे देश जो पूंजीवाद के समर्थन करते थे वे अमेरिका के साथ हो गए और वे देश जो साम्यवाद का समर्थन करते थे, समाजवाद का समर्थन करते थे, वे रूस के साथ हो गए। अर्थात विश्व में दो तरह का एक ऐसा संतुलन बना जिसमें दो खेमा बन गया, एक पूंजीवाद समर्थक देश, एक साम्यवाद या समाजवाद समर्थक देश। एक का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और एक का नेतृत्व रूस कर रहा था। यह स्थिति 1991 तक चली। जब रूस का विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद से यह संतुलन गड़बड़ाया और आज अमेरिका ही सर्वे सर्वा है शक्ति संतुलन के मामला में। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्रांति का असर
न सिर्फ रूस पर पड़ा बल्कि विदेश के अन्य देशों पर भी इसका असर पड़ा। वे भी इसे अछूते नहीं रहे, चाहे सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हो, या साम्राज्यवादी नीति का विरोध हो, या फिर आर्थिक सुधार की बात हो, या फिर साम्यवादी सरकारों की स्थापना हो। ये सभी बातें अन्य देशों में भी हुई। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पर यह है कि रूस की जो क्रांति थी वह अलौकिक क्रांति थी, बहुत विशेष क्रांति थी, जिसने न सिर्फ रूस को प्रभावित किया बल्कि विदेश के अन्य देशों को भी इसने अपने शिकंजे में जकड़ लिया। धन्यवाद। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में होती है, यानी 1917 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक लेनिन रूस का भाग्य विधाता रहा। 1924 की जनवरी में जब लेनिन की मृत्यु होती है तो उसकी जो नीति थी वह भी रूस में आगे जारी रही, और उस नीति को, उस विचारधारा को, उस सर्वहारा वर्ग के शासन व्यवस्था को आगे ले जाने का कार्य अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम था स्टालिन, जिसे मैन ऑफ स्टील कहा जाता है। स्टालिन का अर्थ होता है मैन ऑफ स्टील, आयरन। वह काफी कठोर व्यक्ति था। उसे किसी शर्त पर साम्यवादी विचारधारा का विरोध पसंद नहीं था। वह कहीं समझौता नहीं करता था, और इसने जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था, जो लेनिन का सिद्धांत था, इसको आगे बढ़ाया। यह 1953 ईस्वी तक रूस पर शासन किया, यानी लगभग 1924 से लेकर 1953 यानी 29 वर्ष तक इसने रूस को अपने शासन के अधीन रखा। 1953 में इसकी मृत्यु हुई, और इसकी मृत्यु के बाद ख्रुश्चेव गद्दी पर बैठे। स्टालिन के बाद ख्रुश्चेव गद्दी पर बैठे, जो उदारवादी थे। ये 1964 तक रहे, 1953 से लेकर 1964 तक ये उदारवादी विचारधारा के थे, साम्यवाद से थोड़ा हटकर। लेकिन ये भी रूस की नीति को, जो नीति थी लेनिन की, उस पर थोड़ा बहुत सुधार करके आगे की ओर बढ़ाने लगे। इनकी मृत्यु के बाद, यानी ख्रुश्चेव के बाद, ब्रेजनेव गद्दी पर बैठे। ब्रेजनेव वहां के शासक बने, और ब्रेजनेव जो थे ये स्टालिन की तरह ही कठोर व्यक्ति थे, जो पूरी तरह साम्यवादी विचारधारा के पक्षधर थे। और इन्होंने उस व्यवस्था को आगे बढ़ाया, और 1964 से लेकर 1985 ईस्वी तक ये रूस पर शासन किए, स्टालिन की तरह। ब्रेजनेव के बाद गोरबाचेव रूस के राष्ट्रपति बने। गोरबाचेव के समय में ये भी उदारवादी थे। इन्होंने दो नीति लाई, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ये उदारवादी थे। तो गोरबाचेव की जो दो नीति थी, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट जो था, इसको खुलापन कह सकते थे, खुलापन की नीति, ओपन डोर पॉलिसी। और पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना। रीस्ट्रक्चर। इस नीति के तहत इन्होंने काम किया, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। इन्हीं गोरबाचेव के समय में रूस में विभाजन हुआ, क्योंकि उसी समय बोरिस येल्त्सिन
इन्होंने इनको पार्टी का महासचिव पद से हटाया और स्वयं पार्टी के महासचिव बन गए और इन्होंने रूस को स्वतंत्र घोषित कर दिया। दिसंबर 1991 में रूस का बंटवारा हो गया। गोर्बाचेव को हटाया गया महासचिव के पद से, राष्ट्रपति के पद से हटके बोरिस येल्सिन बन गए और दिसंबर 1991 में रूस का विभाजन हो गया। कई देशों में रूस बंट गया। तो इस तरह रूस की जो स्थिति थी वो आज तक का हम लोगों ने चर्चा किया। अब हम बताएंगे कि स्टालिन के पीरियड में क्या हुआ। जो स्टालिन 1924 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक रूस का भाग्य विधाता रहा, रूस पर शासन किया, उसने क्या किया इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। 1924 से 1953 ईस्वी इसने 1928 में पंचवर्षीय योजना लाई स्टालिन ने। इसने मजदूरों के हित में बहुत काम किया। इसने मजदूरों के लिए स्कूल खुलवाए, मजदूरों के लिए कॉलेज की व्यवस्था की, जितनी भी संपत्ति थी उसको उसने सरकारी घोषित कर ही दिया था, पहले भी घोषित था। इसने भी उसी नीति पर कार्य किया और 1918 में इसने पंचवर्षीय योजना यानी 5 वर्ष की एक योजना बनाई कि हमें क्या करना है और 3 पंचवर्षीय योजना के तहत 3 बार 5-5 वर्ष पे आया। 3 पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप रूस में तेल उद्योग, स्टील उद्योग, कोयला उद्योग का काफ़ी उन्नति हुआ, काफ़ी बढ़ा पंचवर्षीय योजना के तहत। लेकिन रूस में स्टालिन ने एक सामूहिक कृषि की नीति अपनाई जिसका कि विरोध हुआ। वह सामूहिक कृषि क्या था इस पर हम लोग जाने। यह स्टालिन की नीति थी जिसको कि वहाँ पर कोलखोज कहा जाता था। जितनी भी भूमि थी उस पर किसानों को सामूहिक खेती करने का अधिकार दिया गया कि आप सामूहिक खेती करें और जो आय होगी वह किसानों में बांट दिया जाएगा। किसानों ने इसका विरोध किया क्योंकि नई आर्थिक नीति में हम लोगों ने देखा कि लेनिन ने किसानों को भूमि का मालिकाना हक व्यवहारिक तौर पे दिया था तो वह सरकारी संपत्ति, लेकिन उन्हें व्यवहारिक तौर पर मालिकाना हक दिया था। स्टालिन ने सामूहिक कृषि कोलखोज की जो स्थापना की, व्यवस्था की 1929 ईस्वी में, इसका किसानों ने विरोध किया। जगह जगह आंदोलन होने लगे और जो भी व्यक्ति इसका विरोध करता था स्टालिन सख्ती से उनसे निपटता था। परिणाम यह हुआ कि ट्रोट्स्की जो कि लेनिन का युद्ध मंत्री था, लेनिन का में बहुत मदद किया था लेनिन को सत्ता प्राप्त करने में, उसे रूस छोड़कर भाग जाना पड़ा। वह भी कोलखोज का विरोध कर रहा था ट्रोट्स्की, और उसने अपने विरोधियों का दमन किया। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका का रूजवेल्ट, ब्रिटेन का चर्चिल और रूस का स्टालिन, ये 3 व्यक्ति विश्व मानचित्र पर उभर कर आए। कल तक रूस का कोई स्थान नहीं था विश्व के अन्य देशों में। आज रूस का राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति रूजवेल्ट और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल के साथ बैठकर बात किया करता था। यानी रूस के प्रतिष्ठा में इसने वृद्धि कराई और अपने कड़े नीति के चलते इसने रूस को आगे की ओर ले जाने का प्रयास किया और इसके 29 वर्षों के शासन में रूस ने अभूतपूर्व सफलता पाई। इसका हर उद्योग आगे बढ़ा, स्टील उद्योग, कोयला उद्योग, तेल उद्योग और भी छोटे मोटे उद्योग काफ़ी प्रगति किए। यही कारण था कि हम लोग स्टालिन को मैन ऑफ स्टील कहते हैं। वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। हालांकि आगे हमने देखा कि किस प्रकार क्रुश्चेव, ब्रेजनेव, गोर्बाचेव और फिर येल्सिन के कारण सत्ता परिवर्तन होता गया। कभी उदारवादी आए, कभी साम्यवादी आए और अंत में येल्सिन के द्वारा 1991 में रूस का विभाजन हो गया। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार रूस में 1917 की क्रांति हुई और उसका क्या परिणाम हुआ। धन्यवाद।